फ्लो कंट्रोल के अंदर हम इफ एल्स के बारे में एंड फॉर लूप एंड उसके बाद वाइल लूप के बारे में पढ़ेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी जो बच्चों को मुश्किल लगता है वो यही लगता है, और मेरे हिसाब से ये वाला पार्ट अगर किसी को भी आ जाता है तो बाकी कंप्यूटर साइंस उसके लिए कंपैरेटिवली इजी हो जाती है, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा लॉजिकल पार्ट है। तो इसे समझते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इफ एल्स को। इफ एल्स में क्या होता है, आप लिखते हो इफ और कंडीशन देते हो। ये कंडीशन कोई भी रिलेशनल ऑपरेटर की फॉर्म में हो सकती है कि कोई ग्रेटर देन है या इक्वल टू है, जो भी हो, इसका जो आंसर आएगा ट्रू या फॉल्स में आएगा। इस कंडीशन के अंदर कुछ भी आपको ऐसे लिखना है जिसका आंसर ट्रू या फॉल्स में आ पाए। फिर आप देख सकते हो यहां पे हमने कॉलन लगा रखा है। अगर ये ट्रू होता है तो स्टेटमेंट 1 रन होगी, मतलब ये इसके अंदर चले जाएगा। ये ब्लॉक है, इंडेंटेशन ब्लॉक की हम बात करते ही थे, तो स्टेटमेंट का जो ब्लॉक होगा वो हमेशा यहीं से स्टार्ट होगा, इधर से स्टार्ट नहीं हो सकता। ठीक है, तो ट्रू, अगर ये ट्रू हुआ तो ये इसके अंदर जाएगा, अगर फॉल्स हुआ तो ये इस पूरे को स्किप करके नेक्स्ट वाले पार्ट में चले जाएगा। ठीक है, फिर आता है एल्स। एल्स का मतलब क्या है कि अगर ऊपर वाला रॉन्ग हुआ तो एल्स वाली स्टेटमेंट चलेगी। एल्स वाली स्टेटमेंट, एल्स के अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखी हुई है वो रन होगी। तो इसका आप वो देख सकते हो कि कैसे लिखना है, इफ कंडीशन कॉलन और अंदर जो भी आपकी स्टेटमेंट है एल्स कॉलन स्टेटमेंट। तो इफ और एल्स में से कोई एक ही चल सकती है। एग्जाम्पल देखते हैं। ए के मार्क्स है 10, बी के मार्क्स है 20, तो मैंने ये दो वेरिएबल ले लिए। इफ ए मार्क्स ग्रेटर देन बी मार्क्स, अगर ए के मार्क्स ग्रेटर देन बी के मार्क्स है, देन प्रिंट ए इज टॉपर। एल्स मतलब ये वाली कंडीशन अगर सही नहीं हुई तो मतलब बी के मार्क्स ज्यादा है, तो आप लिखोगे प्रिंट बी इज टॉपर, क्योंकि इफ और एल्स में से कोई भी एक ही चलेगा। तो अब तक हम देखते हुए आ रहे थे कि जितनी लाइनें लिखी हैं सब एग्जीक्यूट होती थी। अब हम देखेंगे कि ये जो फ्लो ऑफ कंट्रोल है वो कैसे कभी कोई लाइन स्किप कर सकता है या फिर बहुत सारे लूप में जा सकता है। तो यही सारी चीजें फ्लो कंट्रोल चैप्टर में आप पढ़ोगे। तो ये आई होप आपको एग्जांपल समझ में आया। इफ एल्स के अंदर और भी बहुत सी चीजें हैं, अब हम वो देखते हैं। तो इफ एल्स में हमने देखा या तो इफ कंडीशन रन होगी या फिर एल्स वाली कंडीशन रन होगी। बट व्हाट इफ अगर मुझे एक से ज्यादा कंडीशंस देनी हो तो उसके लिए हमारे पास जो है वो है एलिफ। तो सिमिलरली इफ है, इफ की कंडीशन सही होगी तो स्टेटमेंट 1 होगी। अगर मान लो ये कंडीशन गलत हुई तो ये नेक्स्ट में जाएगा एलिफ में, तो फिर दोबारा कंडीशन चेक करेगा। तो इस तरीके से हम एक से ज्यादा कंडीशंस दे सकते हैं। ये भी गलत हुई तो ये यहां पे जाएगी, ये भी गलत, और अगर इनमें से सब गलत है तो फिर ये एल्स वाले में जाएगा। एल्स को कोई कंडीशन की जरूरत नहीं है, अगर कोई भी सही नहीं है तो एल्स वाला पार्ट रन होता है, एल्स के अंदर की स्टेटमेंट जाएगी। बट अगर इसमें से ये सही होती, एलिफ में से अगर ये सही होती, तो क्या ये इस एलिफ में या एल्स में जाता? नहीं, इन सब में से ये किसी एक में ही जाएगा। ठीक है, लाइन वाइज चेक करेगा, पहले इसको पहले इसको पहले इसको फिर लास्ट में एल्स वाले को। अगर ये कहीं भी सही आ जाता है तो ये सब छोड़ के फिर ये यहां से जो भी कोड होगा उसे रन करने लग जाएगा। तो एक एग्जांपल देखते हैं। पिछली क्लास से आपको ये पता होगा क्या है, इनपुट एंटर नंबर 1 2 3। तो आउटपुट में मेरे पे लिखा हुआ आएगा एंटर, जो भी मैं यहाँ पे लिखूंगा वो एंटर नंबर 1 2 3, इसमें से कोई भी नंबर एंटर करो। मैंने लेट से किया 2, तो आपको पता है कि जब इस वाले पार्ट में अगर यही वाला पार्ट लिखा रहता तो जो मेरा 2 था वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में होता, बट मैंने यहाँ पे इंट लगा दिया है तो इस ये टाइप कास्टिंग हो गई है। इसे हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग, पिछली वीडियो में हमने किया था। तो इस नम के अंदर कैसी वैल्यू जाएगी? इंटीजर वैल्यू। तो यहाँ पे 2 ऐसे वाली 2 जाएगी। अब ये इफ में कंडीशन पहली चेक करेगा, नम जो कि 2 है इक्वल टू 1 है, फॉल्स आया आंसर, तो यहां पे तो जाएगा ही नहीं, नेक्स्ट पे चेक करेगा। यहां पे नम इक्वल टू 2 सही है, 2 इक्वल टू 2 ट्रू देगा, तो ट्रू देते ही इसके अंदर चले जाएगा और 2 प्रिंट कर देगा। यहाँ पे 2 प्रिंट कर देगा और फिर यहाँ पे किसी पे भी जाने की इसे जरूरत नहीं है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर एंटर, जब मेरे को यहाँ पे पूछा था इनपुट, अगर मैं यहाँ पे इनपुट 5 दे देता तो क्या होता? तो पहली बार नम के अंदर कौन सी वैल्यू आती? 5।
चेक करता 5 इक्वल टू 1 है, फॉल्स। क्या 5 इक्वल टू 2 है, फॉल्स। क्या 5 इक्वल टू 3 है, फॉल्स। यही तीन कंडीशन चेक करनी थी, तीनों में फॉल्स है, तो एल्स वाले पार्ट को एल्स वाले पार्ट को क्या है, रन करेगा एल्स वाली स्टेटमेंट को। यहाँ पे लिखा है योर नम इज नॉट इन रेंज, तो यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा योर नम इज नॉट इन रेंज, मतलब 1 2 3 बोला था और तुमने इसमें 1 2 3 में से कोई भी वैल्यू नहीं डाली है। तो इससे आपको आइडिया लग गया होगा इफ और एलिफ को कैसे यूज करते हैं। इसके साथ साथ लास्ट में इफ एल्स में आपको इतना ही जानने की जरूरत है, बट हम किस किस तरीके से इफ एल्स को यूज कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले हमने देखा इफ कंडीशन, ठीक है, यहां पे स्टेटमेंट एंड एल्स में तो कंडीशन की जरूरत नहीं होती, तो या तो ये जाएगा या ये, आइदर दिस और दैट, ठीक है। अभी उसके बाद हमने देखा इफ कंडीशन, शुरुआत हमेशा इफ से ही होगी, इसके बाद स्टेटमेंट, फिर एक और कंडीशन देनी है तो एलिफ, फिर कंडीशन, देन स्टेटमेंट, एलिफ। कितनी एलिफ आप लगा सकते हो, ये एलिफ एल्सिफ होता है, ये एलिफ आप कितने लगा सकते हो, कितने भी एलिफ आप लगा सकते हो, कितने भी एलिफ आप लगा सकते हो। लास्ट में एल्स देना जरूरी होता है, नहीं। अगर आप एल्स नहीं दोगे और ये सारे गलत हो गए तो कोई नहीं, ये बस यहाँ पे जो भी लाइन होगी उसे एग्जीक्यूट करेगा, उसे करना शुरू करेगा। तो एल्स कंपलसरी नहीं होता है, तो यहाँ पे आप एल्स लगाओ या ना लगाओ, इट्स योर विश। मैं यहाँ पे लगा देता हूँ एल्स, आप यहाँ पे इफ, एलिफ एंड इतना भी छोड़ सकते हो। फिर एक क्वेश्चन आता है कि आप सिर्फ और सिर्फ इफ यूज कर सकते हो प्रोग्राम में। यस, आप अकेला इफ भी यूज कर सकते हो। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, मैंने n के अंदर 3 डाल दिया और यहां पे लिख दिया, ये प्रोग्राम मैं दूसरे पेन से करता हूं, num इक्वल टू 3 एंड मैं यहां पे पूछ रहा हूं इफ num, जो मेरा num है ग्रेटर देन 5 है, अगर होगा तो सही, तो लिख दो प्रिंट गुड, और एल्स प्रिंट एंड। तो अकेला इफ भी यूज हम कर सकते हैं। num 3 अगर num ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, विच इज ट्रू या फॉल्स, फॉल्स, क्योंकि 3 ग्रेटर देन 5 नहीं है, तो यहां तो नहीं जाएगा, तो ये बस अगली लाइन पे आ जाएगा, अगली लाइन एग्जीक्यूट करेगा। तो आपने देखा कि आप इफ एल्स को यूज कर सकते हो, इफ एलिफ एलिफ एलिफ, कितनी भी एलिफ यूज कर सकते हो, बाद में एल्स लगाना ना लगाना आपकी मर्जी है, तो आप सिर्फ इफ और एलिफ भी यूज कर सकते हो, और अकेला इफ भी यू कैन यूज, ठीक है। तो इफ एल्स वाली बात हो चुकी है पूरी, इफ एल्स वाला टॉपिक हो चुका है। अब हम करते हैं बात फॉर लूप की। फॉर लूप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर प्रोग्राम के अंदर फॉर लूप तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो फॉर लूप क्या है, पहले हम देखते हैं फॉर लूप को लिखते कैसे हैं। आपने ये देखा होगा फॉर लूप, यहाँ पे आप कोई भी वेरिएबल लिख सकते हो, कोई भी वेरिएबल हो सकता है। लेट से मैंने आई ले लिया, वेरिएबल का नाम आप अकॉर्डिंगली रखो, आइडेंटिफायर रूल्स के अकॉर्डिंगली। फिर यहां पर क्या आएगा, फॉर डैश इन, यहां पर आप या तो कोई सीक्वेंस या फिर एक रेंज फंक्शन होता है उसका यूज करते हो। रेंज फंक्शन अभी भूल जाओ, अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। अभी हम सीक्वेंस से देखते हैं कि ये क्या करता है, और फिर कॉलन लगाते हैं, और फिर जो भी फॉर लूप की बॉडी में होता है। तो फॉर लूप क्या होता है, सर्कल, एक बार बार जो होता रहे, किसी भी लूप में चलते रहना। तो फॉर लूप का भी काम यही है, किसी सेट ऑफ कोड को या इंस्ट्रक्शंस को बार बार आपको अगर रन करना है तो उसके लिए हम लूप का यूज करते हैं। देखते हैं फॉर लूप का, आपको ये देख लिया कि फॉर लूप आप लिखते कैसे हो, इसका सिंटैक्स कैसा होता है। मैंने बताया यहाँ पे एक वेरिएबल होता है एंड यहाँ पे कोई सीक्वेंस या रेंज। सीक्वेंस क्या थी, सीक्वेंस डेटा टाइप में हमने क्या पढ़ा था, 3 तरीके की सीक्वेंस पढ़ी थी, स्ट्रिंग, लिस्ट एंड टपल। तो देखते हैं फॉर लूप इनके साथ कैसे काम करता है। सबसे पहले मैंने एक स्ट्रिंग ली हेलो, ठीक है, str1 वेरिएबल का नाम है हेलो, फॉर वेरिएबल का नाम मेरा आई, एंड यहां पे मैंने सीक्वेंस डाला है str1। तो अब जब मैं प्रिंट आई करूंगा तो ये एक एक करके सबको
लेगा जैसे आई में फर्स्ट लूप में टोटल लूप कितनी बार चलेगा, जितनी बार इसके अंदर लेटर्स है। तो पहली बार आई क्या होगा, सबसे पहली बारी जैसे ये रन होगा यहाँ पे बोलेगा आई सबसे पहली बारी एच है, एच, तो प्रिंट कर देगा एच। फिर ये दोबारा ऊपर जाएगा, अब ये आई की जगह आई में एच ले चुका है, अब ये ई लेगा, तभी प्रिंट कर देगा ई। फिर ये दोबारा ऊपर जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्रिंट आई लिखा है, अगर और कोई कोड होता तो वो एग्जीक्यूट होता। अब ये एल लेगा, एल प्रिंट कर देगा, फिर उसके बाद दोबारा एल लेगा, एल प्रिंट कर देगा, फिर ओ लेगा, ओ प्रिंट कर देगा। तो ये लूप कितनी बार चला, 1 2 3 4 5 बार चला, क्योंकि हर स्ट्रिंग में जितने भी लेटर्स हैं उनके लिए चला और आई के अंदर वो वैल्यू आई। तो इसका आउटपुट ये होगा, हेलो। सिमिलरली अगर लिस्ट में हमने किया, लिस्ट के अंदर मैंने नंबर्स डाल दिए 1 2 3, लिस्ट के अंदर नंबर डाल दिए 1 2 3, तो फॉर आई वेरिएबल का नाम मेरा ये रहा, यहां मैंने सीक्वेंस लिस्ट डाल दी है। एक एक करके ये लेगा 1, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 3। मैं यहां पे देखो आई प्रिंट करवा रहा हूं, आई एक ही वेरिएबल है, बट हर लूप में आई को एक नई वैल्यू मिल रही है लिस्ट की। पहले आई को 1 मिली, फिर उसके बाद 2 मिली, फिर उसके बाद 3 मिली, तो ये ऐसे वैल्यू चेंज हो रही है। अगली जो हमने सीक्वेंस पढ़ी थी वो है टपल, तो मैंने टपल के अंदर 1 2 3 4 वैल्यू डाली है, ठीक है, 1 2 3 4। अब ये सिमिलरली ऐसे ही काम करेगा, ये आई इन टप, यहाँ सीक्वेंस है, यहाँ पे वेरिएबल है, एक बारी 1 देन 2 देन 3 देन 4, आई की वैल्यू 1 बनेगी, फिर दूसरे लूप में 2, फिर 3, फिर 4, डिपेंड करता है कि यहाँ पे क्या एलिमेंट्स हैं, जो एलिमेंट है आई के अंदर वो वैल्यू आती जाएगी, आई मतलब आपके वेरिएबल में। बट अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर इनमें से सब जो है हर बारी न्यू लाइन में आ रहा है, क्या आप सोच सकते हो ऐसा क्यों है? पिछली क्लास में मैंने आपको प्रिंट में बताया था कि प्रिंट के अंदर दो हिडन आप बोल सकते हो फीचर्स होते हैं, सेपरेटर एंड एंड। तो यहां पे जो सेपरेटर होता है डिफॉल्ट, मतलब अगर आप कुछ नहीं डालते तो वो सेपरेटर स्पेस मानता है और एंड मानता है स्लैश एन, मतलब नेक्स्ट लाइन पे आता है। मैं चाहता हूं कि ये जो भी नंबर है 1 2 3 ये ऐसे शो करे 1 2 3, तो इसके लिए मैं प्रिंट स्टेटमेंट में क्या चेंज कर सकता हूं? तो अगर मैं यहां पर प्रिंट स्टेटमेंट को ऐसे लिखता, प्रिंट आई, बस कॉमा डाल के मैं लिख देता कि एंड में स्लैश एन की जगह कुछ ना हो या फिर एक स्पेस आ जाए, तो अब ये क्या करेगा, हर बारी प्रिंट जैसी कोई जो भी प्रिंट करेगा उसके बाद एक स्पेस दे देगा, फिर अगला प्रिंट करेगा। पहले क्या हो रहा था, नेक्स्ट लाइन पे जा रहा था स्लैश एन, क्योंकि ये डिफॉल्ट होता है, ये पहले से ही, अगर आप कुछ नहीं करोगे तो एंड को आपका इंटरप्रेटर समझेगा कि स्लैश एन है और न्यू लाइन पे चले जाएगा, इसीलिए हर बारी ये नई लाइन पे जा रहा है। बट अगर मैं आपको एक टास्क दूं कि आपको 1 to 100 नंबर प्रिंट कराने हैं, तो हो सकता है आप सोचोगे कि लिस्ट में 1 to 100 लिख दूंगा और फिर ऐसे प्रिंट करा दूंगा, बट ये तो बहुत बड़ा काम लग रहा है। यहीं पे रेंज फंक्शन का यूज आता है। अभी हम देखते हैं कि रेंज फंक्शन क्या है और इसे कैसे यूज करते हैं। रेंज फंक्शन नंबर्स को जनरेट करने के काम में आता है। तो सीधा देखते हैं, अगर फॉर आई और मैं यहाँ पे सीक्वेंस, किसी सीक्वेंस की जगह लिख रहा हूँ रेंज ब्रैकेट के अंदर 5, तो ये क्या करेगा, आई को बारी बारी से वैल्यू देगा। लूप 1 पहले लूप के अंदर ये वैल्यू देगा 0, देन लूप 2 में वैल्यू देगा 1, देन 2, देन 3, और हमेशा एक कम, 5 है ना तो एक कम 4 तक देता है। तो ये आई को प्रिंट क्या, इसका आउटपुट क्या आएगा, पहले तो आई 0 है तो 0 प्रिंट कर देगा, उसके बाद 1, देन 2, देन 3, देन 4। तो ये जनरेट कौन कर रहा है, ये नंबर्स, ये रेंज फंक्शन जनरेट कर रहा है। बट ये रेंज फंक्शन बहुत अलग अलग तरीके से यूज होता है। तो अगर आप यहाँ पे कोई भी नंबर दोगे वो उससे 0 से स्टार्ट होगा और एक कम तक चलेगा, ठीक है, तो 0 to 5 - 1 तक ये चलेगा, मतलब 0 to 4 चल रहा है ये, और एक एक करके आई को वैल्यू देगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ प्रिंट आई की जगह कुछ प्रिंट हेलो लिख देता तो क्या होता, प्रिंट हेलो लिख देता तो क्या होता, तो ये लूप तो 5 बार चलेगा ही चलेगा। अब हम इस आई की वैल्यू को यूज नहीं कर रहे, कोई नहीं,
तो 5 बार हेलो प्रिंट होगा, लूप तो 5 बार चलेगा ना, तो 5 बार हेलो प्रिंट होगा। इसी तरीके से हम बहुत डिफरेंट तरीके से लूप को यूज करते हैं। अब एक और चीज देखते हैं, रेंज को आप इस तरीके से भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे मैंने 2 नंबर लिखे हैं, तो यहाँ पे आप क्या करते हो, स्टार्ट भी बताते हो और एंड भी बताते हो। बट अगेन ये लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 1 से लेके 1 2 3 4, ये सब आई की वैल्यू होंगी, एक एक करके आई के अंदर 1 2 3 4 वैल्यूज आएंगी। कहाँ तक, इससे एक कम तक 100, आखिरी वैल्यू 100 होगी। तो प्रिंट जब आप करोगे तो 1 2 3 4 ऐसे करके आपको 100 तक आपको वैल्यूज मिलेंगी। तो आई होप आपको रेंज फंक्शन समझ में आ गया है। कुछ और इंटरेस्टिंग एग्जांपल देखते हैं, क्योंकि कभी कभार रेंज के अंदर आपको 3 डिजिट दिखती हैं। तो इसका तो मतलब स्टार्ट हो गया, इसका मतलब एंड हो गया, ये तो हमें पता है। बट इसका मतलब क्या है, ये है जंप, गैप, कितने कितने गैप में आपको लेना है। तो देखते हैं इस केस में क्या नंबर जनरेट होंगे। 1 2 प्लस होगा इसमें तो 3, देन 5, देन 7, 2 2 के गैप में। तो ये गैप ही आपको बताता है 9। 9 के बाद 11 है जो कि 10 को क्रॉस कर चुका है। इनफैक्ट 10 भी नहीं हो सकता था, तो 11 तो होगा ही नहीं, तो ये सिर्फ इतने ही नंबर जनरेट करेगा, 1 3 5 7 9। और अगर मैं बोलूं ये वाला 10 से 1 एंड -1 तक, तो ये आप देख रहे हो इसमें जो जंप है वो -1 किया, तो ये नंबर लेगा 10, -1 करेगा 9, उसके बाद -1 जंप करेगा 8 7 6 5 सॉरी 5 4 3 2। क्या 1 तक जाएगा ये, नहीं, हमेशा 1 से ये पहले ही रुक जाएगा। मतलब जो भी एंड वाली वैल्यू होगी उस तक तो ये कभी पहुंचता ही नहीं है, तो ये 2 पे ही रुक जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे नंबर जनरेट करेगा ये रेंज। और ये लास्ट वाला रेंज, ये स्टार्ट हो रहा है 1 से, 1 पे -1 क्या 0, 0 पे माइनस वो क्या -1 -2। क्या कभी अपनी जिंदगी में ये 10 तक पहुंच पाएगा, नहीं। तो अगर आप कभी ऐसा लूप लगा दो तो ये इनफाइनाइट लूप चलता रहेगा, ये चलता ही रहेगा लूप। आपको अपना पूरा प्रोग्राम बंद करना पड़ेगा, पाइथन का शेल बंद करना पड़ेगा, फिर उसके बाद ऑन करना पड़ेगा। ये इनफाइनाइट लूप जनरेट कर देगा। ऑलराइट, तो फॉर लूप हमने देख लिया है, इफ एल्स हमने देख लिया है। अब एक बारी वाइल लूप देखते हैं। वाइल लूप का सिंटैक्स कुछ ऐसा होता है, वाइल कंडीशन स्टेटमेंट। और आपको पता है कंडीशन ट्रू होगी तो हम तभी अंदर जाते हैं, जैसे इफ एल्स में होता था बिल्कुल वैसी। बट यहाँ पे लूप है, वाइल कंडीशन स्टेटमेंट के अंदर गया, जैसे ही यहाँ पे ये जो बॉक्स है इसका वाइल कंडीशन के अंदर जो भी लिखा होगा, जैसे ही यहाँ पे खत्म होगा ये वापस से ऊपर एक बारी कंडीशन चेक करने जाएगा। ठीक है, तो ये बार बार लूप कंडीशन चेक करता जाएगा। तो वाइल लूप से निकलने का क्या तरीका है, एक ही तरीका है, जब ये कंडीशन फॉल्स होगी। ठीक है, तो अगर ये ट्रू हुई तो ये चलती जाएगी, बट अगर आपको बाहर निकलना है इससे तो आपको फॉल्स करना पड़ेगा। ठीक है, तो वाइल लूप इस तरीके से चलता है, एग्जाम्पल से अच्छे से क्लियर होगा। यहां देखते हैं, n = 5, n की वैल्यू 5 है, पूछ रहा वाइल n <10 चलता रहेगा। तो n 5 है, <10, क्या ये ट्रू है, यस ट्रू, नीचे आ जाएगा, हाई प्रिंट कर देगा। नेक्स्ट लाइन पे n = n+1, मतलब n की वैल्यू क्या हो गई, अब 6 हो गई। ठीक है, तो n की वैल्यू अब 6 हो चुकी है 5 से कट के। अब ये देखेगा 6 <10 है, ट्रू, अभी भी ट्रू है, फिर हाई प्रिंट कर देगा, n की वैल्यू n+1 हो जाएगी, मतलब अब 6 से 7 हो जाएगी n। अब ये वापस ऊपर जाके पूछा 7 <10 है, यस, तो ट्रू, नीचे आ जाएगा हाई, n = n+1 करेगा, दोबारा n की वैल्यू 8 हो जाएगी, 8 <10 है, ट्रू, ये चलता रहेगा। फिर ये प्रिंट करने के बाद n+1 हुआ 9। अब ये दोबारा ऊपर चेक करेगा, 9 <10 है, ट्रू, वापस आएगा इधर, हाई प्रिंट करेगा, नेक्स्ट लाइन प्रिंट करेगा, नेक्स्ट लाइन में n = n+1 है, तो मतलब ये हो जाएगी 10। अब ये वापस ऊपर चेक करने जाएगा, क्या 10 <10 है, 10 <10, ये तो फॉल्स है ना, 10 छोटा थोड़ी है 10 से। तो ये जैसे ही फॉल्स होगा इस लूप से मुक्त हो जाएगा, अब ये लूप से बाहर आ जाएगा, और आउटपुट इस केस में आपका 5 बार हाई प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज और हमें समझनी है
कि अगर किसी ने स्टेटमेंट की जगह मैंने सीधा ही यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इसे कोई ना कोई बुलियन वैल्यू चाहिए, ट्रू एंड फॉल्स, उसी से ही डिपेंड कर रहा है सब कुछ। यहाँ पे इसे बुलियन वैल्यू चाहिए, ट्रू या फॉल्स, सब उसी पे डिपेंड कर रहा है। अगर मैंने वाइल ट्रू लिख के यहाँ पे कुछ भी कंडीशन डाल दी तो फिर ये लूप तो हमेशा जिंदगी भर के लिए चलता रहेगा, ठीक है। एक्सेप्ट हम कोई जंप स्टेटमेंट का यूज करें तो। एक जंप स्टेटमेंट है जो ये वाइल लूप, जो इनफाइनाइट वाइल लूप है, इससे छुटकारा पा सकती है। तो अब हम जंप स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पाइथन के अंदर 3 तरीके की जंप स्टेटमेंट होती है। एक होती है ब्रेक, एक कॉन्टिन्यू, एक पास। इनसे होता क्या है हम ये देखते हैं। आप प्रोग्राम से समझते हैं, प्रोग्राम देख के आपको समझ में आएगा। फॉर आई इन रेंज 3, मतलब आई की अंदर वैल्यू पहले 0 आएगी, फिर 1, फिर 2, ठीक है। तो पहले 0 के लिए लूप चलेगा, ठीक है, आई इक्वल टू 0 के लिए। क्या 0 इक्वल टू 2 है? फॉल्स, तो यहाँ पे जाएगी नहीं, ब्रेक पे अनफॉर्चुनेटली अभी गई नहीं, प्रिंट आई कर देगा 0। अब आई की वैल्यू होगी यहाँ पे 1। 1 इक्वल टू 2 है? नहीं, यहाँ पे ब्रेक में नहीं जाएगा, क्योंकि ट्रू नहीं हुआ तो स्टेटमेंट में जाएगा नहीं इफ की, प्रिंट आई कर देगी 1, ठीक है। जैसे ही ये 2 पे गया, अभी आई की वैल्यू 2 हो गई, 2, यहाँ पे देखेगा क्या आई इक्वल टू 2 है? यस, ब्रेक पे गया, एंड जैसे ही ब्रेक आता है ये सारा लूप छोड़ के बाहर निकल जाता है। ये जैसे मान लो अगर ये लूप यहाँ पे खत्म हो रहा है ना, खत्म होने के बाद ये वाली लाइन है, तो ब्रेक आते ही ये यहाँ पे पहुंच जाता है, इधर लूप से बाहर आ जाता है, ठीक है, आउट ऑफ लूप। तो ब्रेक जैसे ही आएगा लूप से बाहर, लूप की कहानी वहीं पे खत्म हो जाती है, लूप की कहानी पे वहीं पे ब्रेक लग जाता है, ठीक है। तो ये तो इस केस में सिर्फ 0 एंड 1 प्रिंट होगा, 2 प्रिंट नहीं हो पाएगा, क्योंकि जैसे 2 हुआ ब्रेक हो गया, प्रिंट रन ही नहीं कर पाएगी। अब हम देखते हैं कॉन्टिन्यू में क्या होता है। सेम प्रोग्राम है, और मैं कहता हूं इसे एक बारी 4 कर देते हैं, 4 कर देते हैं। यहाँ पे आई की वैल्यू क्या क्या आएगी? एक बारी 0, देन 1, देन 2, देन 3, 4 तो होगी नहीं, रेंज फंक्शन से हमें ये बात पता चल चुकी है। सबसे पहले आई की वैल्यू आएगी 0, क्या 0 2 के इक्वल है? फॉल्स, यहां से इसके अंदर नहीं जाएगा, यहां पे आएगा सीधा, प्रिंट आई 0 प्रिंट कर दिया। फिर अब होगी आई की वैल्यू 1, क्या 1 2 के इक्वल है? नो, 1 प्रिंट हो जाएगा। देन 2, क्या 2 2 के इक्वल है? कॉन्टिन्यू। कॉन्टिन्यू में वो वाला जो इटरेशन या जो लूप अभी चल रहा है वो लूप पूरा स्किप हो जाएगा और नेक्स्ट स्टार्टिंग में चले जाएगा, वापस से फॉर लूप पे चले जाएगा। तो मतलब वो वाली इटरेशन पूरी ओवर हो जाती है। मतलब जैसे ही यहाँ पे 2 आया कि 2 इक्वल टू 2 कॉन्टिन्यू हुआ, ये यहां से सीधा नीचे ना जाके यहां से सीधा इधर चले जाएगा। अभी अगली वैल्यू चूज करेगा कि अब 0 1 2 हो चुका है, अब आई की वैल्यू 3 है, 3 इक्वल टू 2 है? नो, यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 वैल्यू स्किप हो जाएगी। तो कंटिन्यू क्या करता है? स्किप लूप, और मैं बोलूंगा दैट स्किप दैट इटरेशन, स्किप दैट लूप, मतलब जो लूप चल रहा है उस वाले को स्किप करेगा, ठीक है। आई होप आप समझ गए होगे इसे। नेक्स्ट, पास क्या करता है? पास कुछ भी नहीं करता है, पास बस उस लाइन को ही मतलब वो लाइन के इग्नोर करके नेक्स्ट लाइन पे चले जाता है। तो यहाँ पे कोई आपको इंटरेस्टिंग रिजल्ट नहीं मिलेगा। जैसे आई की वैल्यू यहाँ पे 0 1 2 जनरेट होगी, तो 0 के लिए ये तो फॉल्स है, 0, 1 के लिए भी 1 आ जाएगा यहाँ पे। जैसे 2 इक्वल टू 2 बोलेगा, इस लाइन पे आएगा, पास सिंपली स्किप कर देता है और नेक्स्ट पे चले जाएगा। नेक्स्ट तो इसके इफ एल से बाहर आ जाएगा एंड प्रिंट कर देगा, प्रिंट आई तो 2 प्रिंट। तो पास सिंपली जो होता है मैं इसे बोलूंगा इग्नोर कर देता है।
उस वाले पार्ट को ये इग्नोर कर देता है पास। तो ये थी जंप स्टेटमेंट। इसके अलावा एक चीज फॉर लूप इस फ्लो कंट्रोल में बची है, वो है नेस्टेड लूप या नेस्टेड इफ एल्स। अगर आप इफ एल्स और फॉर लूप के कॉन्सेप्ट को समझ चुके हो तो ये कोई बहुत मुश्किल चीज़ होगी नहीं। आपको सिर्फ जितना भी मैं क्रैश कोर्स में करवा रहा हूँ इसके अलावा सिर्फ और सिर्फ सैम्पल पेपर करना है सीबीएसई का, इट इज़ मोर देन इनफ। बट फिर भी मैं एक आपको नेस्टेड लूप का क्वेश्चन यहाँ पे दे रहा हूँ जिससे हमें आइडिया लग जाएगा कि ये कैसे करते हैं। फ्लो कंट्रोल का लास्ट पार्ट जिसमें हम नेस्टेड इफ एल्स एंड नेस्टेड लूप का एक छोटा सा एग्जांपल देखेंगे जिस ताकि हमें आइडिया लग जाए। तो सबसे पहले नेस्टेड इफ एल्स तो देखते हैं कैसा ये चलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल n इक्वल टू 5, ऑल राइट, n के अंदर 5 वैल्यू स्टोर है, n ग्रेटर देन 2 है क्या, ट्रू, तो हम अंदर आ जाएंगे इस लाइन पे। क्या, अब देखो दोबारा से इफ एल्स आ गया है, फिर इफ एल्स में n इक्वल टू 3 है, फॉल्स, फॉल्स है तो इसके अंदर क्या जाना, तो ये हुआ नहीं, तो अब हम ये वाला चेक करेंगे। अच्छा ये तो एल्स है, तो एल्स मतलब प्रिंट हो ही जाएगा, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो होगा बाय, इसका आउटपुट बाय आएगा, ठीक है। तो ऐसे ही इफ के अंदर इफ एल्स, यही नेस्टेड इफ एल्स होता है, इसीलिए मैं बोल रहा था बहुत सिंपल चीज है। एग्जाम्पल जब आप करोगे तो आपको ये काफी अच्छे से समझ में आएगा। नेस्टेड लूप देखते हैं, फॉर आई इन रेंज 2, तो मुझे पता है आई की वैल्यू 0 एंड 1 में से होगी। फिर इसके अंदर, इस लूप के अंदर फॉर जे इन, जे की वैल्यू भी 0 एंड 1 में होगी, एंड यहाँ पे मैंने प्रिंट आई जे करने के लिए बोला है। तो देखते हैं कैसे चलेगा। सबसे पहले जब ये वाला कोड चलेगा तो आई की वैल्यू क्या आएगी, 0। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में j इज इक्वल टू रेंज, तो सबसे पहले j की वैल्यू क्या आएगी, 0, प्रिंट आई जे, मतलब 0 एंड 0 प्रिंट हो जाएगा। जैसे प्रिंट होगा, यही वाला लूप 2 बार चलेगा ना, तो अब j की वैल्यू हो जाएगी 1, दोबारा इस लूप के अंदर जाएगा ये, तो i की वैल्यू अभी भी 0 है एंड j की वैल्यू है 1। जैसे ये 2 बार पूरा हो गया, अब ये यहां से फॉर लूप i के अंदर जाएगा, अब i की वैल्यू होगी यहाँ पे 1, ठीक है। जब ये 1 होगी i की वैल्यू, दोबारा ये अंदर जाएगा, दोबारा से ये वाली लाइन चलेगी फॉर j इन रेंज, तो j की वैल्यू दोबारा से 0 एंड 1 होगी, तो अब सबसे पहले 0 होगी, तो अब जब j की वैल्यू 0 हुई, ये अंदर गया, तो यहाँ पे आंसर आएगा 1 0, एंड जब ये लूप दोबारा चलेगा, j की वैल्यू अब होगी 1, तो एंड में आएगा आंसर 1 1। तो अगर आपको ये समझ में आ गया है तो आपको नेस्टेड लूप भी समझ में आ गया है। बाकी आपको कोई भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में डालकर मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।